हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली लास्ट चैप्टर हमारा आर एनवायरनमेंट का आज फिनिश हो जाएगा। इसका वन शॉट आज आ जाएगा एंड आप लोगों का बायो को लेकर जितना भी टेंशन है वो खत्म। लाइफ प्रोसेसेस हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, और क्या था, हेरिडिटी हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एंड लास्ट इज आर एनवायरनमेंट। अब आर एनवायरनमेंट में ना बहुत ही छोटे छोटे एंड प्यारे प्यारे से टॉपिक्स हैं तो हम लोग कवर करेंगे एंड खत्म कर देंगे, डन एंड डस्टेड कर देंगे इसका वन शॉट। एंड पूरी बायोलॉजी की सिलेबस आपके क्लास 10th की आज खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों को मन लगाकर सिर्फ पढ़ाई करना है, आप लोगों को वन शॉट देखना है एंड सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो भी अब अगले सेशन में मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। तो मिड टर्म 2 की तैयारी भी आप लोगों की अब से होनी शुरू हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आर एनवायरनमेंट का चैप्टर वन शॉट। एंड मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो हम एज एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एंड दूसरे तरह के स्पीशीज, दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आखिर में क्या होती है और किस तरीके से ये प्रोसेस कैरी आउट होता है, तो ये हम लोग देख लेंगे। फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, वेस्ट एक्चुअल में होता क्या है एंड क्यों उसको इरेडिकेट करना ज़रूरी है हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे इन्वायरमेंट से, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तरह तरह के वेस्ट के बारे में हम लोग बातें करेंगे एंड देन बस आप लोगों का चैप्टर फिनिश है। बहुत ही छोटा सा आज का लेक्चर होगा, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा या उससे भी कम में भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो, आर एनवायरनमेंट में सबसे पहले क्या जरूरी है जानना कि हमारे एनवायरनमेंट में ना कितने अलग अलग तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होते, कितनी अलग अलग तरह की चीजें प्रेजेंट होती, तभी तो हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। जब तक जानेंगे कि होता क्या है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज आवर एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो भी, मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये एक स्टूडियो है जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो मेरे आसपास क्या क्या चीजें होंगी, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिजिटल बोर्ड है, कैमरा है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है, लाइटिंग्स है, इतनी सारी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एसी चल रहा है, फोम लगे हुए हैं ताकि साउंड अब्जॉर्ब हो सके। तो मेरा एनवायरनमेंट ना कुछ इस तरीके का होगा जो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो हर तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए उसके आसपास की उसका एनवायरनमेंट डिसाइड या डिटरमाइन करती है। अब मेरे लिए, अभी मैं जैसे ही स्टूडियो के बाहर जाऊंगी तो ऑफिस में बैठूंगी, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होंगे, वहां पे काम कर रहे होंगे, सबका अपना अपना पर्सनल कंप्यूटर होगा एंड उस तो काम कर रहे, काम कर रहे, कुछ कुछ कर रहे होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, ऐसे करके हो रहा होगा। तो मेरा एनवायरनमेंट ऐसा चेंज हो जाएगा वहां पर जाके। मैं ऑफिस से बाहर निकलूंगी एंड रोड पर चले जाऊंगी। ठीक है, रोड पे मान लो मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ और मुझे कहीं पे जाना है, बहुत सारे व्हीकल्स होंगे एंड लगातार ट्रांसपोर्टेशन सब हो रहा होगा। आसमान, खुले आसमान के नीचे होंगी मैं, धरती पर चल रही हूँगी मैं, तो मेरा इन्वायरमेंट वहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से, इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो जो उसे सराउंड कर रहा हो। कोई भी चीज जो उसे सराउंड कर रही हो उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं, और वो रह रहकर चेंज होता रहता है। ये इंक्लूड करेगा क्या? बोथ लिविंग यानी कि बायोटिक, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बोथ बायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स तो वो कंसिस्ट करेगा ही। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, इस स्टूडियो के अंदर हूँ, इस स्टूडियो में मुझे कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई तो नहीं दे रहा है, कोई बायोटिक ऑर्गेनिज्म, कोई बायोटिक कंपोनेंट दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे पता है
कि हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, बिकॉज दे आर ओमनी प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इस वजह से वो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स, इतने सारे बायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पर आसपास मेरे चारों तरफ से मौजूद है। मैं भले उनको देख नहीं पा रही हूँ, बट वी आर इंटरैक्टिंग इन सम और द अदर वे। वैसे ही नॉन बायोटिक, सॉरी नॉन लिविंग या फिर ए बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात करें तो एयर है, जो मैं सांस ले पा रही हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं बाहर जाऊंगी तो लाइट होगी, ह्यूमिडिटी होगी, थोड़ी सी टेम्परेचर होगा। ठीक है, हर चीज, हर तरह के नॉन लिविंग कंपोनेंट वो सब कुछ आपस में इंटरैक्शन करते रहते हैं। इंटरैक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन, किसी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में जब इंटरैक्शन होता है तो हम इसको इकोसिस्टम कहते हैं। अभी जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरे हाथ में स्टाइलस है जो डिजिटल पेन की तरह काम करता है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ और इस बोर्ड से आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। ये कैमरा है जो कि एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, लेकिन वो मुझे रिकॉर्ड कर पा रहा है। कुछ माइक्स लगे हुए हैं जो मेरी ऑडियो रिकॉर्ड कर पा रहा है। ये सारी चीजें हो रही है। स्क्रीन लगा हुआ है जो आके मैं अपने आप को देख सकती हूँ, मैं किस तरह से पढ़ा रही हूँ और स्क्रीन के अंदर फिट हो पा रही हूँ या नहीं। बेसिकली मैं हर एक नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट से इंटरैक्ट कर ही रही हूँ बाय सम और द अदर वे। अभी मैं बाहर जाऊंगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी इंटरैक्ट करूंगी, यहाँ पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अलाउड ही नहीं है इंटरैक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगर अभी आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो आप एक नॉन लिविंग कंपोनेंट के थ्रू मेरे से पढ़ाई कर पा रहे हो। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती, ऑनलाइन क्लास नहीं होती, तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पा रही होती। तो वो एक डायरेक्ट इंटरैक्शन हो रहा होता बिटवीन टू बायोटिक कंपोनेंट्स। तो यही होता है इकोसिस्टम, जहां पर हम एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और वो एनवायरनमेंट हमें सराउंड कर रहा होता है। उस पर्टिकुलर स्पेस को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, in an ecosystem living components depend on each other for their food which give rise to food chain। अब हमारा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में जब हम बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जब इंटरैक्ट कर रहे होंगे डायरेक्टली, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा होगा अपने फूड के लिए, अपने हैबिटेट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। तो वो क्या है, एक तरह का फूड चेन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड करता है और वो दूसरा भी किसी तीसरे पर डिपेंड करता है और तीसरा भी किसी चौथे पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसी को हम फूड कहते हैं। और फूड वेब क्या है? फूड वेब है बहुत सारे फूड चेन का एक नेटवर्क ऑफ कनेक्शन, एक नेटवर्क ऑफ कनेक्शन ऑफ फूड चेन को हम क्या, फूड वेब कहते हैं। अभी आगे चलकर हम फूड और फूड वेब को इंडिविजुअली बहुत क्लियरली स्टडी करने वाले हैं। सो डोंट अबाउट इट नाउ। Human activities lead to environmental problems such as depletion of ozone layer and production of huge amount of garbage। तो हम लोग इस चैप्टर में आगे चलकर ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जो कि एक मेजर कॉज है हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने का। एंड उसके बाद हम लोग गार्बेज एंड वेस्ट मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आगे चलकर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेजर रोल जो प्ले कर रहा है वो है ह्यूमन की एक्टिविटीज, यानी कि हम लोग खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, हम लोग खुद ही अपने लिए समझ लो कि नुकसान करने वाली चीजों को फेवर कर रहे हैं। और कैसे फेवर कर रहे हैं वो सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल। So, human activities have led the environmental problems। environmental problems में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम पर है ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग जिसके वजह से पूरा का पूरा हमारा जो ग्लोब है, जो प्लैनेट है, वो धीरे धीरे टेम्परेचर राइज कर रहा है जहाँ पर। एंड 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने का भी मतलब ये क्या होता है कि पूरी की पूरी इकोसिस्टम हिल जाएगी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का सरवाइव करने का, थ्राइव करने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें वो अच्छे तरीके से रह सकता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही एग्स ले कर पाते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तो वो एग लेइंग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको वो सूटेबल टेम्परेचर कभी मिलता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स है, बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये आप लोगों का पूरा आर एनवायरनमेंट का एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। चलो अब देखते हैं इकोसिस्टम, थोड़ा सा और ज्यादा हम लोग डिस्क्राइब करके पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। सो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट। यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे वो लिविंग कंपोनेंट हो या नॉन लिविंग कंपोनेंट हो, वो सिंगल इंडिविजुअली कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट दी ऑपोजिट कंपोनेंट। यानी कि अगर मैं एक लिविंग कंपोनेंट हूँ, एक बायोटिक कंपोनेंट हूँ, तो बिना नॉन लिविंग कंपोनेंट के, बिना एबायोटिक कंपोनेंट के मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। ना मैं वाटर के बिना जिंदा रह सकती हूँ, ना मैं टेम्परेचर, सॉइल, ह्यूमिडिटी के बिना जिंदा रह सकती हूँ। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्रूशियल है मेरे सर्वाइवल के लिए, मेरे वेलबींग के लिए। तो यहाँ पर इंटरैक्शन ऑर्गेनिजम्स का टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों मिलकर साथ साथ इंटरैक्शन करते हैं, तब जाके उस जगह को हम एक प्रॉपर इकोसिस्टम बोल पाएंगे। ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम, तभी हम जाकर उसको एक इकोसिस्टम बोलेंगे। एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, पॉन्ड एटसेट्रा। चलो फॉरेस्ट में तो समझ में आ गया कि सारी जो ट्रीज होती है, सारे जो बर्ड्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, सारे जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सारे बायोटिक कंपोनेंट। अब यहाँ पर सोचो कि अगर सनलाइट एक एबायोटिक फैक्टर की तरह काम ना करे तो क्या वो फॉरेस्ट थ्राइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, पेड़ जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा आगे चलकर। फिर एक बार ये सोचो कि अगर सॉइल ना होती, एबायोटिक कंपोनेंट तो सॉइल भी है, अगर सॉइल ना होती, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ना होते, तो क्या वो फॉरेस्ट जिंदा रह पाता? बिल्कुल नहीं रह पाता। उसी तरीके से हम पॉन्ड के इकोसिस्टम को भी देख लेते हैं। पॉन्ड क्या है? पॉन्ड तो एक छोटा सा एक समझ लो कि वाटर रिजर्वोयर है जहां पर पानी जमा किया जाता है। पानी ना हो तो क्या पॉन्ड इकोसिस्टम में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव कर पाएंगे? क्या वो लिविंग कहलाएंगे? नहीं बेटा जी, ये हो ही नहीं पाएगा। मछलियां जिंदा कैसे रहेगी? हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो उसको पानी बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदा रहने के लिए। ठीक है। सो टाइप्स कितने कितने होते हैं इकोसिस्टम के? देयर आर ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम। अब जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। नेचुरल इकोसिस्टम यानी कि वो इकोसिस्टम जो हमारे नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करती है अपने आप ही, जिसको किसी को भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप बन गया, वो नेचुरली एग्जिस्ट करने लग गया। That kind of ecosystem is known as natural ecosystem. एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट है, लेक है, ओशियन है। क्या आपको पैसिफिक ओशियन बनाने की जरूरत पड़ी? किसी भी इंसान को पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, आर्कटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, और एक और कौन सा ओशियन था भाई, मैं भूल गई, याद नहीं है। तो इतने सारे जो ओशियंस हैं, क्या उनको बनाने की नीड पड़ी कभी? ना बेटा ना, कभी भी नहीं। लेक्स, इतने सारे लेक्स हैं हमारे इंडिया में ही, इतने सारे लेक्स हैं, क्या कभी भी उसे बनाने की नीड पड़ी? नहीं। फॉरेस्ट,
द ग्रेट अमेज़न फॉरेस्ट, या फिर हमारे, अरे इंडिया में देख लो इतने सारे जंगल हैं, मध्य प्रदेश चले जाओ जंगल ही जंगल है, शेर देखने को मिलेंगे आपको खूब सारे। तो इतने सारे फॉरेस्ट को, इतने सारे लेक्स को, ओशियंस को, क्या कभी भी किसी इंसान को बनाने की नीड पड़ी है? क्या कोई इंसान उन्हें बनाया है? कभी नहीं बेटा, वो अपने आप बनते चले गए हैं, उनका एग्जिस्टेंस अपने आप हुआ है, और इसी वजह से उनको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, इसीलिए हम उसे नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे। अगला है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसे बनाया गया है। हम चाहे तो हम अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना सकते हैं। कहते हैं ना, हम एक अपनी नई दुनिया बनाएंगे, अपना जहान सजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये जो हम सपने देखते हैं ना अपनी दुनिया बसाने का, वो हम अपना इकोसिस्टम बसाने का सपना देखते हैं। हमें पता होना चाहिए हम अपनी मर्जी से जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करना चाहें हम करें, हम जिस भी एबायोटिक कंपोनेंट को यूज करना चाहें हम करें। यानी बेसिकली हम अपने हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, सेम चीज हुआ, हिंदी इंग्लिश हो गया, कोई बात नहीं, मतलब हम जैसा चाहते हैं उस तरीके से जब हम अपना एक हैबिटेट बनाते हैं, हम अपना एक इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट बनाते हैं, तब हम उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर ऑलवेज मैन मेड इकोसिस्टम, दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे कि क्रॉप फील्ड है, एक किसान को अपने खेत में कौन कौन से फसल उगाने हैं ये वो डिसाइड करेगा, और कोई भी डिसाइड नहीं करेगा, नेचर भी डिसाइड नहीं करेगी, ये खुद ही वो डिसाइड करेगा, है ना। तो वो उनके बनाए हुए खुद के इकोसिस्टम होते हैं। एक्वेरियम, घर पे एक्वेरियम है आप लोगों को? आप लोगों के घर पे एक्वेरियम है? अगर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कमेंट करके कि यस मैम मेरे घर पे भी एक्वेरियम है, या मेरे शॉप पर है, या फिर मेरे स्कूल में है, या मैंने यहाँ देखा, मैंने वहां देखा। एक्वेरियम कोई क्यों ही रखेगा अपने घर पे? क्योंकि उसको उसी तरीके का इकोसिस्टम बनाना है अपने फिशेस के लिए, उसे फिशेस से प्यार है, उसे वो नेचुरल ब्यूटी देखने से प्यार है, वो बस देखना चाहता है कि कैसे मछलियां तैरती है, वो अपना इकोसिस्टम बना लेगा। वो देखना चाहता है भाई कि वो उसकी मछलियां कैसे जिंदा रहती है, कैसे वो पानी में तैरती रहती है, कैसे उसके छोटे छोटे खाने जो आप गिराते हो पानी के अंदर वो कैसे उसको खाती है, वो देखना चाहता है। उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, तो क्या कोई रोक लेगा? नहीं रोक सकता है। वो खुद का अपना इकोसिस्टम बनाएगा, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना लेगा, एक्वेरियम बना लेगा, बहुत सारी मछलियां उसमें रह रही होंगी, टर्टल्स उसमें रह रहे होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के सी क्रिएचर्स उसमें रह रहे होंगे, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये उसकी मर्जी है, वो आर्टिफिशियल से बना रहा है। उसने कभी भी नेचर को हैम्पर नहीं किया है, उसने कभी भी नेचर में किसी भी तरह का हिंड्रेंस वो लेकर नहीं आया है। तो ये सारी चीजें कंसिस्ट करता है क्या? ये सब कुछ कंसिस्ट करता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को। बढ़िया, सही बात है, पक्की बात है। चलो भाई, अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट अभी आप लोगों ने देख लिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में आ जाता है एयर, वाटर, लैंड। बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप मान के चल सकते हो कि बायोटिक यानी कि जिसके पास लाइफ होती है, और लाइफ प्लांट और एनिमल के अलावा बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रीचर होती है, वो सब आ जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट। फिर बायोटिक कंपोनेंट में 3 अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर। सबसे पहला क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। फिर आ जाएगा कंज्यूमर। अच्छा, प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? प्रोड्यूसर जो कुछ प्रोड्यूस करता है। कौन? क्या प्रोड्यूसर क्या है? फिल्म का प्रोड्यूसर है? हाँ, फिल्म का प्रोड्यूसर है, बताओ। जवान का प्रोड्यूसर है क्या वो? नहीं बेटा, प्रोड्यूसर यानी कि जो हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं। बेसिक नीड जो है, रोटी कपड़ा मकान। मकान हम बना लेंगे, कपड़े हम खरीद लेंगे, खाना कहाँ से लाएंगे? खाना कौन बनाएगा? मम्मी बनाएगी। मम्मी को प्रोड्यूसर बोलोगे? मम्मी के पास खाना कहाँ से आया? बाजार से आया, सब्जी मंडी से आया।
उनके पास खाना कहाँ से आया, यानी वो खाना वो पर्टिकुलर फूड मटेरियल कहाँ से आया, एक किसान से आया। और किसान ने क्या उगाया था, प्लांट्स उगाए थे। तो हम किसको प्रोड्यूसर कहेंगे, प्लांट को कहेंगे, उसी ने प्रोड्यूस किया है हमारा खाना। प्लांट हमारा खाना नहीं है, प्लांट वो ऑर्गेनिज्म है जिसने खाने को प्रोड्यूस किया है। अब ध्यान से बात को समझो और दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। प्लांट्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं, पर प्लांट किसी का खाना नहीं है, प्लांट के अंदर हमारा खाना है, ठीक है, इसीलिए हम प्लांट को कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट्स आर नोन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना यानी कि अपना ग्लूकोज, अपना स्टार्च खुद बनाते हैं। एंड वही सेम चीज जब हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हमें उसकी एनर्जी 10% के हिसाब से मिल जाएगी। 10 मतलब जितनी टोटल प्लांट के पास एनर्जी होगी ना, उसका 10% हमारे पास पहुंचेगा, बाकी का सारा रेस्पिरेशन और हीट के फॉर्म में वो लूज हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं कंज्यूमर पे। कंज्यूमर कौन है, कंज्यूम करने वाला, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर कहलाएगा, है कि नहीं। कंज्यूमर फोरम पे कभी कुछ कंप्लेन किया है कि यहाँ हमारे यहाँ दाल चावल ऐसे इतना महंगा मिल रहा है, बताइए इस दुकान का लाइसेंस कैंसिल कराइए या कुछ है नहीं। पहले ऐड आता था कि जब भी आपको लगे कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, अगर राशन का भाव ये लोग बढ़ाकर बता रहे हैं, तो आप कंज्यूमर फोरम पे कंप्लेन कर सकते हैं और उनके दुकान का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ऐसा आता था पहले ऐड, जब मैं छोटी थी तब। आप लोगों के टाइम पे क्या क्या आएगा, छोड़ो। तो कंज्यूमर किसको कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स किसी भी प्राइमरी प्रोड्यूसर पे फीड करेंगे या प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाएंगे, उसे कंज्यूम करेंगे, उनको बोला जाएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर भी 2 से 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। वो होते हैं शुद्ध शाकाहारी, उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ फूल पौधों से ही मतलब है, अपने पौधों से, प्लांट से भी मतलब है, राशन से मतलब, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के साथ ना कुछ ऐसा लोचा है कि वो चाहे तो वो प्लांट्स पे डायरेक्टली फीड कर सकते हैं, पर अगर वो चाहे तो वो प्राइमरी कंज्यूमर को भी मार के खा सकते हैं। अब हम किस कैटेगरी में आ जाएंगे बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर हम दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाते हैं, तो हम मीट फिश चिकन एग ये सब भी तो खाते हैं, और ये सब आ जाएंगे प्राइमरी को हम फीड कर रहे हैं, तो हम क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर को टॉप कार्निवोर बोला जाता है, मतलब उनसे ऊपर तो कोई भी नहीं। वो हम लोगों को भी मार के खा सकता है। कौन हम लोगों को भी मार के खा सकता है, शेर, ठीक है। तो शेर हम लोगों को मार के खा जाएगा, लायन एंड टाइगर को हम टर्शियरी कंज्यूमर या फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर हम उसे कहेंगे। फिर आ जाते हैं बच्चों, देखो यहाँ लिखा भी है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, पैरासाइट। तो कंज्यूमर भी इतने टाइप के होते हैं। जो हर्बीवोर के बारे में मैंने बताया ना, तो हर्बीवोर आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु फीड डायरेक्टली ऑन द प्लांट, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर में आ गए। पहला कंज्यूमर उनका ये हो गया। दूसरा आ जाता है कार्निवोर, नहीं दूसरा आ जाता है ओमनीवोर। ओमनीवोर हमारे जैसे लोग जो प्लांट्स पे भी फीड कर सकते हैं और दूसरे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पर भी फीड कर सकते हैं, एनिमल पे भी फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए या फिर ओमनीवोर हो गए, जो दोनों ऑप्शन लेकर बैठते हैं, मतलब उनको उनके लिए दोनों चले। एक होता है जो कार्निवोर जिसको हम कहेंगे, दैट इज टर्शियरी वाला कंज्यूमर। अभी बोला शेर को कभी घास खाते देखा है, कभी खाया उसने घास, नहीं खाया। वो भूखा मर जाएगा पर वो घास नहीं खाएगा, वो भूखा मर जाएगा लेकिन कभी भी घास नहीं खाएगा। क्या रीजन है इसका, क्योंकि वो कार्निवोर है भाई, उसको उसके अडेप्टेशन में ही ये चीज नहीं है कि वो कभी भी मीट और फिश और ये सब के फ्लैश के अलावा किसी प्लांट बेस्ड
प्रोडक्ट पे फीड करे, उसके खून में ही नहीं है ये चीज, पूरे खानदान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो वो क्या करेगा? तो वो कहलाएगा कार्निवोर। पैरासाइट्स क्या होते हैं, अभी आगे चल के आप सब कुछ इंडिविजुअली पढ़ोगे, उस टाइम पे मैं जल्दी जल्दी भगा दूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर इतना टाइम लेके समझा रही हूँ। पैरासाइट्स उस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर फीड कर रहे होते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। ध्यान से सुनना, जिंदा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कितने कितने लड़कियों के सिर में, बाल में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता कि जिनके जिनके बालों में जू है ना, वो जू क्या है, वो लाइसिस क्या है, दे आर पैरासाइट। को ना आपसे कोई मतलब नहीं है, वो आपके सिर पर बस इसीलिए है ताकि सिर पर रहकर वो आराम से आपका न्यूट्रिशन ले सके। न्यूट्रिशन पढ़ा ना आप लोगों ने, लाइफ प्रोसेसेस, तो उसमें क्या बताया था मैंने कि जब हम जो खाना खा रहे हैं ना, उसके न्यूट्रिएंट्स बाद में इवेंचुअली हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला जाता है। तो उसी प्रोसेस में जब वो खाना मिक्स हुआ हमारे ब्लड के अंदर, तो उसी ब्लड को जब वो जुए फीड करेंगे, आराम से खून सारा न्यूट्रिशन मिल गया, फिर वो आराम से जिंदा है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो दे आर द पैरासाइट्स। जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहकर आराम से अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, उनको हम पैरासाइट कहें। तो ये सब आ जाएंगे कंज्यूमर के अंदर। फिर आ जाता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स आर माय फेवरेट, दे आर द टॉप नोच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर मी। मतलब मुझे डिकम्पोजर्स का बहुत सही लगता है काम। उनको ना वो कहते हैं यार तुम लोग जिंदा जिंदा कर रहे हो, मैं मरे हुए डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है। जो जो लोग मरेंगे ना खुद से, मैं जाके वहीं पे अपना न्यूट्रिशन ले लूंगा, मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज वाई दे आर माई फेवरेट। मतलब उनका क्या लॉजिक है कि मैं किसी को मारने वारने नहीं वाला, मैं किसी के बॉडी के ऊपर चढ़ के या बॉडी के अंदर घुस के अपना न्यूट्रिशन नहीं लेने वाला। कोई मर गया तो मैं चला जाऊंगा वहां पे से अपना न्यूट्रिशन ले, दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल एज दैट। चलो, तो अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि एयर है, वाटर है, लैंड है, लाइट है, टेम्परेचर है, दे फॉर्म द एबायोटिक कंपोनेंट। तो आप लोगों को अभी मैंने अब बताया एंड दैट इज वेरी सिंपल, कुछ भी उसमें समझने वाली चीज नहीं है। फिर आ जाता है बायोटिक कंपोनेंट। तो जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, दे फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, फंजाई एंड प्रोटिस्टा, तब अभी आगे चलकर आप लोग सब पढ़ोगे। वर्म्स जितने भी होते हैं, इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं, बर्ड्स जितने भी होते हैं, दे आर ऑल बायोटिक कंपोनेंट। के बारे में उनका यही है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स इट। फिर देखो, न्यूट्रिशन के बेसिस पर बायोटिक कंपोनेंट भी फर्दर डिवाइडेड हैं, और कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, दे आर द ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट। कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट लिखा होना एबायोटिक कंपोनेंट के ब्रैकेट में, कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी एबायोटिक कंपोनेंट के हेल्प से, उसको यूज करते हुए जब ये ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी फूड की सिंथेसिस करते हैं, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। और जिसका यूज करते हुए ये फूड की सिंथेसिस कर रहे हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट होता है, और वो एबायोटिक कंपोनेंट है सनलाइट। तो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर के बारे में। तो कंज्यूमर इंक्लूड करते हैं वो सारे एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। डायरेक्टली डिपेंड करे या इनडायरेक्टली डिपेंड करे, दैट डजंट मैटर, पर वो फूड के लिए, अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर
डिपेंड करते हैं, तो दे विल बी नोन एज कंज्यूमर्स। ठीक है, डिवीजन देख लो कंज्यूमर्स का। हर्बीवोर्स जो प्लांट को खाएंगे, प्लांट ईटर्स, एग्जाम्पल जैसे गोट है, डियर है, ये सब हर्बीवोर्स कहलाएंगे। देन कार्निवोर्स जो फ्लैश ईटर्स होंगे। फ्लैश लिखा हुआ है, मोबाइल का फ्लैश नहीं जलाना है आप लोगों को, दिस इज फ्लैश, FLESH, फ्लैश यानी कि मांस। मांस खाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कार्निवोर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका है टाइगर है, क्रोकोडाइल है, यस क्रोकोडाइल, ओके। फिर हम आ जाते हैं ओमनिवोर्स पे। ओमनिवोर्स ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि हम, एग्जाम्पल ह्यूमन, हम प्लांट पे भी फीड करते हैं, हम प्लांट पे भी डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, एंड हम एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, पैरासाइट्स आर द लिविंग क्रिएचर्स दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, जिनके शरीर में, जिनकी बॉडी में वो रहते हैं ना अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको होस्ट बोला जाता है। अब होस्ट, होस्ट क्यों बोला जाता है, देखो आपके घर में जब कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनकी खातिरदारी करते हो ना, आप उनको खाना वाना पूछते हो, खाना पानी सब दोगे, रहने की जगह दोगे, सोने की जगह दोगे, कमरा दोगे उनको एक अलग सा, गेस्ट रूम कहते हैं। तो वो आपके घर आए तो वो गेस्ट कहलाएंगे। आप उस गेस्ट की गेस्टिंग कर रहे हो तो आप होस्ट कहलाओगे, आप होस्ट कहलाओगे। उसी तरह से पैरासाइट्स जिनके शरीर के अंदर रह रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, होस्ट कहलाएंगे। और होस्ट क्या कर रहा है, आओ तुम मेरी बॉडी में रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें टाइम से खाना पीना मिल जाएगा, रहने की जगह तो मैं खुद ही हूँ। तो ये हो गया एक होस्ट का काम। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, लाइस है, कस्कुटा है, कस्कुटा इज अ प्लांट। ठीक है, चलो डीकम्पोजर्स के बारे में देखो कि अभी हम लोग डीकम्पोजर्स के बारे में पढ़ेंगे। फेवरेट है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, फटाफट से देख लो आप लोग। तो डीकम्पोजर्स इंक्लूड करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स। डिकम्पोज करते हैं यानी कि उनको सड़ा देते हैं, सड़ा गला के उसको खत्म कर देंगे धीरे। दे ब्रेक डाउन डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे डेड रिमेन्स और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म ना कॉम्प्लेक्स होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को जो तोड़कर सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दे उसी को डिकम्पोजर बोला जाता है। इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, साफ साफ यहाँ हुआ है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो फाइनली सॉइल में चले जाएंगे, सॉइल में मिक्स जाएंगे और फिर से वो प्लांट के थ्रू यूज अप होंगे। यानी कि प्लांट ग्रो कर रहा है सॉइल में, सॉइल में कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिशन है, उसको टेकअप करके प्लांट ग्रो कर रहा है। प्लांट को खा रहा है हर्बीवोर, हर्बीवोर को खा रहा है कार्निवोर। कार्निवोर जब मर जाता है और जमीन पर पड़ जाता है तो उसको धीरे धीरे बैक्टीरिया और फंगस मिलकर सड़ाना शुरू कर देते हैं। एंड जैसे जैसे उसकी बॉडी डिकम्पोज होती चली जाती है उसकी बॉडी में से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटकर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाते हैं और फिर वही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिट्टी में, सॉइल में मिल जाएंगे और फिर उस सॉइल के उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम मिनरल्स कहेंगे जो इवेंचुअली वापस से प्लांट के द्वारा टेकअप किया जाएगा। ये पूरा का पूरा एक साइकिल बन गया, इसी को कहते हैं जीवन का चक्र। ठीक है, चलो इन एन अनक्लीन एक्वेरियम, एक अनक्लीन एक्वेरियम में फिशेस और प्लांट्स डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई ब्रेक डाउन करेंगे उनके डेड रिमेन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये काम वो करेंगे। ठीक है, सो इफ डिकम्पोजर्स आर एब्सेंट, अगर इस दुनिया में डिकम्पोजर्स होते ही नहीं तो जितने भी गार्बेज है, जितना भी कचरा आपके घर से निकलता है ना, वो गाड़ी नहीं आती, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और एक और गाना आता है उसमें स्वच्छ भारत का इरादा, तो वो सब जो आते हैं गार्बेज कलेक्ट करने,
वो गार्बेज कलेक्ट करके कहीं तो डंप करते होंगे। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, अगर डिकम्पोजर्स इस दुनिया में नहीं होते, तो जहां पर भी वो डंप कर रहे हैं ना सारा कचरा, रोज इतने सारे घरों से, पूरे इंडिया के घरों से, जहां पर भी वो डंप कर रहे हैं, वो वो कभी डिकम्पोज हो ही नहीं पाता, एंड वो वैसा का वैसा कचरे का पहाड़ बन जाता है। ठीक है, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स विल नॉट डिकम्पोज। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते, जितनी भी डेड चीजें हैं इस दुनिया में, वो सोचो उनकी बॉडी अभी भी इसी दुनिया में रहती कितने सालों के बाद तक भी, क्योंकि कुछ है ही नहीं जो उसको खत्म कर सके, उसे खराब कर सके, है ना। तो इससे क्या होता इससे क्या होता, हम जब बाहर निकलते ना अपने घरों के बाहर, तो हमें सिर्फ कचरा, हमें सिर्फ गंदगी, हमें सिर्फ डेड बॉडीज नजर आती कि इतने सारे लोग हर रोज मरते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ऑल द जानवर्स, एनिमल्स, बर्ड्स। ठीक है, इतना कुछ रोज रोज डेड होता है, इतने ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं, को डिकम्पोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज देयर बॉडी विल बी देयर अराउंड अस एवरीवेयर। ठीक है, now it leads to accumulation of organic material causing pollution। obviously pollution तो बहुत छोटा सा वर्ड है, एक हवॉक क्रिएट हो जाता अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते इस दुनिया में, तो हवॉक क्रिएट हो जाता है, मतलब महामारी छा जाती, बिल्कुल अलग अलग तरह की बीमारियां होती, लोग मरते उस वजह से, और ज्यादा मरने लगते, क्योंकि बदबू एंड एवरीथिंग, इतना ज्यादा डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स और वर्म्स खा जाते पूरी दुनिया में अगर डिकम्पोजर नहीं होते तो दिस लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल कॉजिंग पोल्यूशन। अब क्या क्या एग्जाम्पल है बैक्टीरिया सॉरी डिकम्पोजर्स के? डिकम्पोज करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम इंक्लूड्स बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया ना हो तो कभी भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स का डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं। बाहर निकलोगे चारों तरफ आपको डेड चीजें ही दिखाई देने लगेंगी। फंगस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ डिकम्पोजर। फंगस के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देती हूँ। फंगस का काम होता है न्यूट्रिशन को सोक करना, यानी कि सकअप करना। अगर वो नहीं होंगे ना, तो जितना भी डेड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के थ्रू ब्रेक डाउन कर रहा होगा, और ब्रेक डाउन करते वक्त जो उनके इनऑर्गेनिक सोल्यूबल मटेरियल्स निकल रहे होंगे, उसको अगर वो सकअप नहीं करेगा, तो वो पूरा लीच आउट करने लगेगा, बहने लगेगा पूरे बॉडी में से, एंड दैट विल नॉट बी गुड, राइट। So these help in the replenishment of natural resources. What do you mean by replenishment? जो नेचुरल रिसोर्स मिट्टी में से प्लांट ने यूज किया खुद को ग्रो करने के लिए, वापस से किसी भी जानवर के मरने के बाद, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद, जब उसकी बॉडी में से ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस टूटे और इनऑर्गेनिक सोल्यूबल सब्सटेंस बने, तब जाके वो वापस से जब मिट्टी में मिला, तो वापस से सारे के सारे मिनरल्स मौजूद हो गए उसमें, मिट्टी के अंदर। तो यानी कि नेचुरल रिसोर्स जितना खर्च हुआ था, वापस से वो पहुंच गया। और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरल रिसाइकलिंग या फिर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे, 11th में जाओगे, तो आप लोग रिसाइकलिंग के बारे में भी 12th में भी पढ़ोगे, थोड़ा बहुत 11th में भी पढ़ोगे। तो ये इससे क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला कि प्रोड्यूसर्स तो इम्पोर्टेंट है ही, कंज्यूमर्स तो इम्पोर्टेंट है ही, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल एक इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का भी होता है। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो इकोसिस्टम पूरी बर्बाद हो जाएगी, पूरी हिल जाएगी। सी Pseudomonas, a kind of bacterium, they are the decomposers। ये है मशरूम, एक तरह का डिकम्पोज करने वाला फंगस। मशरूम जो आप खाते हो, एक्चुअल में आप क्या खा रहे हो? मशरूम का जो वो फंगस है ना, उस फंगस ने जितना भी न्यूट्रिएंट सोक किया, वो न्यूट्रिएंट अब इनडायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर जाएगा, एंड दैट इज अ गुड थिंग। इससे बहुत सारे लोग
नॉन वेजिटेरियन में भी कंसिडर करते हैं फंगस को, और कुछ लोग वेजिटेरियन में भी कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअल में ये ना तो नॉन वेजिटेरियन है ना तो वेजिटेरियन है, क्योंकि जब कोई भी बॉडी डिकम्पोज करने वाली होती है तो ऑर्गेनिक मैटर बचता ही नहीं है, सारा ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक में, और उसी को सकअप करता है फंगस। तो कोई भी इनऑर्गेनिक मैटर अगर कोई फंगस उसे सकअप कर रहा है एंड फिर उस फंगस को कोई और फीड कर रहा है, तो दैट इज नॉट इवन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट इवन अ नॉन लिविंग, मतलब कि ना वो नॉन वेज है ना वो वेज है, यू आर जस्ट ईटिंग समथिंग जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। नाउ फिर इतने सारे तो हो गए डिकम्पोजेस के बारे में, आगे चलते हैं फूड चेन्स एंड फूड वेब। अब ये मिडिल ऑफ द सिलेबस हम आ गए हैं, इस चैप्टर का सबसे मिडिल ऑफ द पॉइंट है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, एंड फाइनली लास्ट में हम लोग वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो व्हाट आर फूड चेन एंड फूड वेब? फूड चेन क्या होता है? सीरीज होती है ऑर्गेनिजम्स की, एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को खा रहा है, उसको भी कोई और खा रहा है और उसको भी कोई और खा रहा है, और फाइनली वो जब मर जा रहा है तो उसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं, दैट्स इट। बस यही है पूरी कहानी, और इसको ही एक अच्छे लैंग्वेज में आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है, दैट अ फूड चेन इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स on one another or organisms taking part at various biotic level। अलग अलग बायोटिक लेवल्स होते हैं, आपको पता है सबसे पहला लेवल होता है प्रोड्यूसर्स का, प्रोड्यूसर को फीड करने वाले हर्बीवोर्स उसके बाद के लेवल पर आ जाते हैं, हर्बीवोर पे फीड करने वाले कार्निवोर उसके बाद के लेवल पर आ जाते हैं, कार्निवोर के बाद भी जो टॉप प्रीडेटर होता है जो कार्निवोर्स को भी मार के खा जाता है, वो सबसे ऊपर वाले लेवल पर आते हैं, एंड फाइनली जब वो मर जाएगा तो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करेंगे, वो सबसे ऊपर वाले लेवल पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पर कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करेगा एंड फिर उसको भी कोई और फीड करेगा, इस पूरे सीरीज, उस पूरे चेन को हम फूड चेन कहते हैं। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल, यानी कि जितना भी मैंने अभी आपको लेवल बताया, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, टॉप प्रेडेटर, ये सारे लेवल को हम क्या कहेंगे? एक ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। ऑटोट्रॉप्स जिसको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, जो सबसे सबसे बेसिक ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आ जाएंगे हर्बीवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, और फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आ जाएंगे छोटे कार्निवोर्स जिसे हम लोग होते हैं, छोटे कार्निवोर्स जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। और हम लोग क्या है? हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। लार्जर कार्निवोर जिसको या तो टॉप प्रीडेटर बोला जाए या टर्शरी कंज्यूमर बोला जाए या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बोला जाए, सब एक ही बात है। टॉप प्रीडेटर्स या टॉप कार्निवोर्स या लास्ट कार्निवोर्स वो होते हैं जो किसी दूसरे छोटे कार्निवोर्स को मार के खा जाते हैं। तो दिस इज द फूड चेन। यहाँ पर ए वाले सेक्शन में जो आप देख रहे हो ये एक फूड चेन है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, ये बी वाला है इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का फूड चेन में ग्रासेस हैं, उसको ये क्या बोलते हैं, कैटरपिलर खा रही है, फिर उसको फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को फाइनली वल्चर खा रहा है। फिर ये है पॉन्ड इकोसिस्टम, एक छोटा सा फाइटोप्लैंक्टन है, स्कॉर्पियन उस पर फीड कर रही है, स्कॉर्पियन को छोटी मछली खा रही है और को बाद में वो सीगल खा के चला जा रहा है। तो ये हो गया फूड चेन। नाउ फूड इज अ फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी। भाई सारी दुनिया की ताकत इतना जो लड़ाई कर रही है ना, और इतना जो वॉर वगैरह हो रहा है, एक दूसरे से लड़ना हो रहा है, पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, अल्टीमेटली ये सब किसकी वजह से होता है? खाने की वजह से, और कुछ भी नहीं है। मेरे पास जितना ज्यादा पैसा आएगा, मेरे 7 पुश्ते, अगली 7 पुश्ते खाएगी बैठकर आराम से, करोड़पति हो जाऊंगा मैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगा, मेरे बच्चे को कोई टेंशन नहीं होगा, वो आराम से बैठकर खाएगी। हमेशा आप खाएगी खाएगी वर्ड ही सुनोगे उनके मुंह से। क्यों? क्योंकि खाने की ही सारी लड़ाई होती है, एंड इट इज द बेसिक फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी। अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो खाओगे क्यों? क्यों खाओगे?
है ना। दस द इंटरैक्शन अमंग वेरियस कंपोनेंट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ एनर्जी, और फ्लो ऑफ एनर्जी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी ही नहीं होगी तो कोई किसी को मार के क्यों ही खाएगा, क्यों ही किसी को किसी से दुश्मनी मोल लेनी है ना। यहाँ पर छोटे ऑर्गेनिज्म को बड़ा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, और उस बड़े को भी सबसे बड़ा वाला खा रहा है। इसलिए खा रहा है क्योंकि उसे पता है कि इसको खा के मुझे एनर्जी मिलेगी, और मुझे एनर्जी मिलेगी तो मैं बहुत टाइम तक इस दुनिया में जिंदा रह सकता हूँ। और सबको जिंदा रहना है, किसी को भी मरना नहीं है। ऑटोट्रॉप्स कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, वही सारी चीजें हैं। ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं, यानी सनलाइट को कैप्चर करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे यानी सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे, एंड उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। दैट्स इट। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही फोटो। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स एनर्जी गोज टू हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर। अभी आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस में ये भी पढ़ा होगा कि कैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब कोई भी न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गेनिज्म पहुंच रहा होता है ना, तो फाइनली वो ऑटोट्रॉफ से हेटेरोट्रॉफ्स में जाता है, और हेटेरोट्रॉफ से वो डिकम्पोजर्स में। आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ। हेटेरो में भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, सैप्रोफिटिक था और होलोजोइक था। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से यानी कि ऑटोट्रॉफ से हेटेरोट्रॉफ्स तक जाती है, और फाइनली खत्म हो जाती है डीकम्पोजर्स में। डीकम्पोजर्स में जाकर वो फ्लो ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एनर्जी वापस से रिप्लेनिश हो गई, सॉइल में मिल गई। ठीक है। नाउ द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी रिवील करती है कि ग्रीन प्लांट्स किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी का 1% ही कैप्चर करते हैं। 1% सोलर एनर्जी कैप्चर करने के बाद व्हेन दे फॉल ऑन देयर लीव्स दे कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। 1% सोलर एनर्जी कैप्चर करने के बाद वो उसे फूड एनर्जी कन्वर्ट कर देंगे। जब प्राइमरी कंज्यूमर ग्रीन प्लांट्स को खा रहे होते हैं, लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। तो क्या उससे बोला जाएगा, कुछ तो यूज हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी में हो रहा होता है वो, एंड ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में। इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी वाइटल एक्टिविटीज एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही होती है कि उसमें एनर्जी का खर्च होना ही होना है। और जब एनर्जी खर्च होगी तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कैसे पहुंचेगी और कितनी पहुंचेगी? सिर्फ और सिर्फ 10%। इसी को कहते हैं 10%। तो अबाउट 10% ऑफ द फूड इज टर्न इनटू बॉडी। मतलब कि प्लांट पर फीड करने वाला जो हर्बीवोरस एनिमल है ना, अब वो उस एनिमल के पास प्लांट के एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी मिलेगा उस हर्बीवोरस प्लांट को, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट ईच स्टेप, इट रीचेस द नेक्स्ट लेवल ऑफ। ये कहाँ पहुंच जाता है? नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर में पहुंच जाता है, और फिर उस नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर के पास भी 10% ही पहुंचेगा टोटल एनर्जी इसका। तो यही है 10% लॉ। ठीक है। फूड चेन जनरली सिर्फ 3 या 4 स्टेप की ही होती है, क्योंकि बाय द टाइम प्लांट के टोटल एनर्जी का 10% कन्वर्ट होते होते तीसरे या चौथे ट्रॉपिक लेवल पर पहुंचेगा, वो इतना कम हो चुका होता है, इतना इनसिग्निफिकेंट हो जाता है कि फिर उससे ज्यादा ऊपर किसी के पास ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी बचती है। इसीलिए हर ट्रॉपिक लेवल, हर फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल 3 स्टेप का या फिर 4 स्टेप का होगा। पहला स्टेप होगा प्रोड्यूसर का, दूसरा स्टेप होगा प्राइमरी कंज्यूमर का, तीसरा स्टेप होगा सेकेंडरी कंज्यूमर का, और चौथा स्टेप होगा टॉप कार्निवोर, टॉप प्रेडेटर। दैट्स इट। ठीक है। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मान लो प्रोड्यूसर के पास है 10,000 जूल ऑफ एनर्जी।
तो प्राइमरी कंज्यूमर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास कितना पहुंचेगा, इसका 10% कर दो, 1000 जूल ऑफ एनर्जी पहुंचे। फिर उसके बाद सेकंड ट्रॉफिक लेवल के पास कितना पहुंचेगा, 100 जूल पहुंचे। और फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल के पास कितना पहुंचेगा, यानी थर्ड कंज्यूमर के पास कितना पहुंचेगा, 10 जूल पहुंचेगा। और टॉप प्रीडेटर के पास 1 जूल पहुंचेगा। इससे कम कोई क्या ही एनर्जी पाएगा, इससे कम क्यों ही कोई, मतलब मैं खाना भी खाऊं और मुझे उससे एनर्जी भी ना मिले, ये तो गलत बात हो गई। इसीलिए कोई भी फूड चेन में कभी भी 3 से 4 तक का ही स्टेप होता है फूड चेन का, उससे ज्यादा नहीं होता। There are generally so many individuals at the lower trophic level. Producers are in greatest number. इस दुनिया में इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल सिर्फ प्रोड्यूसर्स का है। कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिसका ट्रॉफिक लेवल का नंबर प्रोड्यूसर से ज्यादा बढ़ सके। तो द ग्रेटेस्ट नंबर वाले जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो प्रोड्यूसर्स के होते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर काइंड ऑफ। और अब देखो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात आ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, अभी जो हमने फूड चेन पढ़ा वो ना हमने एक अनरियलिस्टिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा कि एक ही इकोसिस्टम है, ठीक है, एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, उसमें ना ग्रासेस को जो ग्रास ईटिंग इंसेक्ट्स होते हैं वो खा लेंगे, और उस इंसेक्ट को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा, स्नेक को वल्चर खा लेगा। ऐसा करके हमने सिंपल सा एक फूड चेन बनाया। लेकिन क्या पता फ्रॉग को स्नेक नहीं खा रहा है, कोई और ऑर्गेनिज्म खा ले रहा है, चूहा ही खा ले रहा है मान लो, ठीक है, और चूहे को फिर स्नेक खा रहा है। चूहा कहाँ से आ गया, चूहा कहीं और से आया, किसी दूसरे फूड चेन से आ गया। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म ना किसी 2 या 2 से ज्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है। इट इज ईटन बाय 2 और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। जो मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, एक कोई जानवर है, तो 2 या 2 से ज्यादा लोग खा रहे हैं, जो लोग खा रहे हैं ना उनको भी 2 या 2 से ज्यादा लोग खाएंगे। तो इतने सारे फूड चेन एक ही जगह पर एग्जिस्ट करने लगते हैं। तो इसी सीरीज ऑफ ब्रांचिंग रिलेशनशिप को, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग स्पीशीज को हम फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब क्या है, एक ही जगह पर एक से ज्यादा फूड चेन की प्रेजेंस होना। और अगर एक से ज्यादा फूड चेन प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है एक फूड चेन का ऑर्गेनिज्म दूसरे फूड चेन में भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, और उसको खाने वाले ऑर्गेनिजम्स 2 से ज्यादा फूड चेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म, देखो यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है ना, ये जो पिक्चर है इसको ध्यान से देखो। स्नेक जो है, मान लो सिर्फ स्नेक पर हम फोकस करें, ये स्नेक जो है ये इस मेंढक को, इस फ्रॉग को भी खा रहा है, ये इस चूहे को भी खा रहा है, ये इस छोटे से बर्ड को भी खा रहा है। तो 3 अलग अलग तरह के फूड चेन के ऑर्गेनिज्म पे वो फीड किया कि नहीं किया, किया ना। अब इसको पीकॉक भी खा रही है, पीकॉक इस स्नेक को भी खा रही है, वल्चर इस स्नेक को भी खा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो ऑर्गेनिज्म इसको खाए और ये 3 लोगों को खाया। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारे रियल वर्ल्ड में एक ही इसी दुनिया में 3, 4, 5 तरह तरह के अलग अलग फूड चेन मौजूद होते हैं। और हर फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही फूड चेन में एग्जिस्ट करे, वो एक से ज्यादा फूड चेन में भी रह सकते हैं, और वो अलग अलग फूड चेन में पार्टिसिपेट करके एक दूसरे को खा सकते हैं या फिर एक दूसरे का भोजन बन सकते हैं। तो दिस विल इंक्लूड अ फूड वेब। एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, एक ब्रांचिंग क्रिएट हो जाएगी। मान लो आपका जो दोस्त है उसका दोस्त कोई और है, और उसका दोस्त भी कोई और है, और वो इंसान आपका भी दोस्त है। तो क्या हो गया, ऐसा तो नहीं है कि आपका एक ही दोस्त है, आपके इनडायरेक्टली 2 दोस्त हो गए, और आपका जो दोस्त है उसका भी इनडायरेक्टली 2-3 दोस्त हो गया। ऐसा इस तरीके की नेटवर्किंग होती है, इस तरह की ब्रांचिंग हो जाती है, हम उसे फूड वेब कहते हैं। नाउ
फीचर्स क्या क्या होंगे एनर्जी फ्लो के? देखो एनर्जी जो फ्लो करेगी ना वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगी, कभी भी दो डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगी। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि फ्रॉम लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल टू हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, कभी भी हाईएस्ट से लोएस्ट में नहीं आता वो। इट डज नॉट रिवर्ट बैक, वो कभी भी वापस मुड़कर नहीं आता फ्रॉम ऑटोट्रॉफ टू द सन। ऑटोट्रॉफ की एनर्जी कभी सन ले पाएगा? सन क्यों ही लेगा भाई, वो तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। या कंज्यूमर्स, कभी भी कंज्यूमर से कभी भी ऑटोट्रॉफ अपनी एनर्जी वापस नहीं मांग सकता, वापस ले ही नहीं सकता। जो चीज ऑलरेडी वो खा चुके हैं तुम कैसे वापस ले पाओगे, है ना? एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे एनर्जी डिमिनिश होती चली जाती है। डिमिनिश का क्या मतलब है? कम होते 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 एक टाइम पे इतू सा बचेगा, वो भी खत्म। ठीक है, सो वो डिमिनिश होती चली जाएगी प्रोग्रेसिवली। प्रोग्रेसिवली यानी हर एक ट्रॉफिक लेवल के बढ़ते 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 बढ़ते, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ लॉस हो सकती है एनर्जी? भाई खाना ढूंढने में भी तो मेहनत लगता है, सांस लेने में, रेस्पिरेशन में भी बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है? खाना खाने में भी मेहनत लगती है, रिप्रोडक्शन करने में मेहनत लगती है। तो इन सब कामों में जितनी भी एनर्जी डिसिपेट हुई, उसके बाद जो एनर्जी बची वो कितनी बची? 10% ओनली। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी फ्लो। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कुछ पेस्टिसाइड्स के बारे में। सम हार्मफुल केमिकल्स में एंटर द बॉडीज थ्रू द फूड चेन। Example, pesticides are washed down into the soil or water. From the soil, plants absorb them. Pesticides क्या होते हैं? These are the chemicals. वो केमिकल्स जिसको यूज किया जाता है प्लांट्स में, ताकि प्लांट्स में लगने वाले जो कीड़े होते हैं, जो अदर पेस्ट होते हैं, वो ना लगे। तो पेस्टिसाइड क्या है? वो केमिकल है जो पेस्ट लगने से रोकता है प्लांट्स में। लेकिन सिंस वो एक केमिकल है, वो एक हार्मफुल है, वो किसी को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर वो कीड़े को मार सकता है तो समझो कि हमारे बॉडी के लिए भी तो वो नुकसानदायक है। तो वो क्या हो रहा है? प्लांट अब्सॉर्ब कर ले रहा है पेस्टिसाइड को। कि बारिश होती है, उस पर पानी गिरता है, तो प्लांट उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। तो पेस्टिसाइड्स ऑलरेडी इतने ज्यादा हार्मफुल हैं, आप लोगों को भी पता है। जब पेस्टिसाइड को स्प्रे किया जाएगा प्लांट्स में, और फिर कभी बारिश हो गई या फिर उन्हीं प्लांट्स को पानी देने का टाइम आ गया या कुछ भी हो गया, तो उस टाइम पर क्या होगा? वो सारे वॉश अवे हो जाएंगे, वो सारे केमिकल्स वॉश अवे हो जाएंगे एंड दे विल गेट वॉश्ड अवे बाय द सॉइल। वो सॉइल में जाकर मिक्स हो जाएंगे एंड उससे सॉइल पोल्यूशन होगा, उससे वाटर पोल्यूशन होगा, तमाम तरह का पोल्यूशन। एंड पोल्यूशन ऑलवेज लीड्स टू सम काइंड ऑफ डिजीजेस or some kind of health problems. So from the water bodies, aquatic plants and animals take up them, thus they enter the food. अब देखो वाटर बॉडीज में जाने के बाद क्या होगा? जैसे सॉइल के थ्रू तो वो वॉश अवे हो गया, सॉइल के थ्रू वो वॉश अवे हो गया, वो चला गया किसी वाटर बॉडी में। अब वाटर बॉडी में ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा जो वाटर में रह रहा होगा। किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम जब आप चले जाओगे तो उस इकोसिस्टम में कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, कई तरह के बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, और उन बायोटिक कंपोनेंट्स को इवेंचुअली ये काफी ज्यादा हार्म कर देगा। ठीक है, सो ये किसी ना किसी तरीके से फूड चेन में पेस्टिसाइड एंटर कर ही जाएगा। So the non-degradable chemicals get accumulated at each trophic level. This is called biological magnification. अब कई सारे बच्चों को ना ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब मैं बता नहीं सकती, लास्ट ईयर जब मैं क्लास 10th वालों की प्रिपरेशन करवा रही थी बोर्ड एग्जाम्स की, तो सबसे ज्यादा जो क्वेरी सामने आ रही थी वो था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, समझा दो, हमें आ नहीं रहा है। तो देखो सिंपल सा ये तरीका है समझने का कि पेस्टिसाइड ना, पेस्टिसाइड क्या है? साइड मींस किल करना, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, पेस्ट को किल करने वाले जो केमिकल्स फैक्ट्रीज वगैरह में बन रहे होते हैं, उन केमिकल्स को स्प्रे के फॉर्म में हम
स्प्रे कर देते हैं, कहाँ पर, प्लांट्स में, ताकि उन प्लांट्स में कीड़े ना लगे, उसमें पेस्ट ना लगे। जब हम उसे स्प्रे कर देंगे तो वो तो उस प्लांट में ही रह गया। अगर उस प्लांट को हमने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया तो वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, और हम भी एक फूड चेन का हिस्सा है तो वो एक फूड चेन के अंदर चला जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। अगर मान लो हम लोगों ने उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं भी किया, हम उसे धुल दिए, या बारिश हो गई, या किसी वजह से वो पूरा का पूरा वॉश अवे हो गया, वॉश होने के बाद पहुंच गया वो किसी वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी में एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, कोई भी वाटर बॉडी हो, छोटा सा तालाब ही क्यों ना, छोटा सा पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, कुछ भी है, अगर वो वहां पर पेस्टिसाइड धुलता हुआ जा रहा है तो वो पेस्टिसाइड जिन केमिकल्स की वजह से बना है ना, वो केमिकल्स कभी भी डिग्रेड नहीं होते। यहाँ पर क्या लिखा है, द नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स। नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स मतलब कि वो केमिकल्स इनऑर्गेनिक है, सो वो कभी भी फर्दर ब्रोक डाउन नहीं होंगे, दे विल नॉट गेट ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर कंपोनेंट्स, तो वो वैसे के वैसे ही हार्मफुल केमिकल्स बने रह जाएंगे। और अगर वैसे के वैसे हार्मफुल केमिकल्स बने रह जाते हैं तो वो एक्वेटिक फूड चेन में एंटर कर जाएंगे, किसी ना किसी फूड चेन में किसी ना किसी एग्जिट एंटर कर ही जाएंगे, एग्जिट नहीं एंटर कर जाएंगे। एंड जैसे ही वो एंटर करेंगे किसी फूड चेन में, वैसे ही क्या होगा, जो सबसे छोटे ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं वहां पे फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स में वो केमिकल्स जाकर एक्यूमुलेट हो गए, तो उनमें उस एक्यूमुलेशन की जितनी परसेंटेज होगी उसका 10 से 100 गुना ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा फर्स्ट ट्रॉफिक, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जैसे ये मे फ्लाई है, ठीक है, मे फ्लाई ने कंज्यूम कर दिया उस केमिकल पोल्यूटेंट को, और उसको कंज्यूम किया छोटी सी मछली, ब्लू गिल ने कंज्यूम कर दिया। अब इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उस केमिकल का इसके बॉडी में रहेगा, ठीक है, इससे ज्यादा इसके बॉडी में उस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, और इससे भी ज्यादा उससे भी बड़ी वाली मछली बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाएगा उस केमिकल, और इससे भी ज्यादा इस आदमी के बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाएगा उसका, कि वो आदमी उस बड़ी वाली मछली को खा जाएगा पकड़ के, ठीक है। तो बेसिकली जिस तरह से हम जब ट्रॉफिक लेवल के थ्रू एनर्जी फ्लो पढ़ रहे थे, और हमने ये पढ़ा था कि 10% ही एनर्जी फ्लो होती है, बाकी का सारा एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाता है, लूज कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जस्ट उसका ऑपोजिट होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में। मैग्नीफायर का क्या काम है, छोटे छोटे लेटर्स को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई कर देगा, ठीक है। मैग्नीफाई का क्या मतलब हो गया कि छोटे कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज्यादा बड़ा करवा देना अगली ट्रॉफिक लेवल में। तो एनर्जी फ्लो में जिस तरह से सिर्फ 10% का ही एनर्जी फ्लो हो रहा था, यहाँ जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 10-20 गुना ज्यादा मतलब एनर्जी नहीं, केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करेगा फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू दी अदर। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम ट्रॉफिक लेवल में, जो सबसे टॉप का ट्रॉफिक लेवल होगा ना, वहां पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पाई जाएगी उस हार्मफुल केमिकल की, और इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। चलो, the cereals, vegetables, fruits and meat contain pesticide residue, इसीलिए हम कहते हैं कि घर पे कोई भी राशन आए, इवन नॉन वेज ही क्यों ना आए, उसे कई बार अच्छी तरीके से धुल लेना चाहिए। चावल हो, दाल हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, फिश हो, वॉट एवर इट इज, जो भी धुलने लायक चीजें हैं उसे बार बार कम से कम 2 से 3 बार अच्छे साफ पानी से उसे ऐसे रगड़ के अच्छे तरीके से धुलना चाहिए, ताकि उसमें वो वॉश अवे जाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा रेसिड्यूज पाए जाते हैं। अगर हम अच्छे से धुल कर उसे नहीं खाएंगे, उसे नहीं कंज्यूम करेंगे, तो वो केमिकल मैग्नीफाई होके उसका कॉन्सेंट्रेशन कई गुना ज्यादा बढ़कर हमारी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट कर जाएगा, एंड दैट विल लीड टू सेवरल हार्मफुल डिजीजेस।
Now, their concentration is maximum in human body because humans occupy the top level of any chain. हम जो humans हैं, हम किसी भी food chain में सबसे top level ही occupy करते हैं, तो हमारे में इसका accumulation और इसका concentration level high होने का chance सबसे ज़्यादा होता है और इसी वजह से हम सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं। अब देखो, इंसानों ने ही पेस्टिसाइड्स बनाए, इंसानों ने ही केमिकल्स को स्प्रे किया प्लांट्स में और इवेंचुअली इंसानों के पास ही वो केमिकल एक्यूमुलेट होकर आ जाता है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ, जैसा करोगे वैसा मिलेगा एंड हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है बच्चों। हमेशा मतलब ऐसे में एक ये भी तरह से सोचो कि अगर पेस्टिसाइड का यूज ना किया जाए तो बहुत सारे प्लांट्स जो है, बहुत सारे फसल जो है, बहुत सारे लोगों की खेती जो है वो बर्बाद हो सकती है और उससे बचाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। तभी तो कोई भी चीज तभी बनती है ना जब हमें उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज हम क्यों ही अपने जान को जोखिम में डालेंगे, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हो जाती है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। चलो आगे चलते हैं हम लोग। मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हम मेथड्स यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड, ताकि हम पेस्टिसाइड को कम से कम यूज करें। क्या क्या उसके मेथड होंगे? मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज ना करके नेचुरल पेस्टिसाइड को भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्म्स है, बहुत सारे ऐसे फंगस है, वायरसेस है, जिनको अगर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए प्लांट में, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, अगर उन्हें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए प्लांट में तो उससे नेचुरली उन पेस्ट से छुटकारा हमें मिल सकता है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थॉरली बिफोर यूज, जब भी हम खाना बाहर से लेकर आते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स राशन सब कुछ लेकर आते हैं, तो हमेशा उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेना चाहिए बिफोर कुकिंग इट, और तभी हम उससे सेफ हो सकते हैं। यूज ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या मतलब होता है? कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना, जब ये ब्लिंकिट या जेप्टो वगैरह करते होगे तो वहां पर एक अलग से सेक्शन आता होगा ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तो ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो कराया गया है बिना किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के यूज के, वहां पर उसे ग्रो कराया गया है नेचुरल मैन्योर्स के थ्रू ग्रो कराकर, और हर चीज ऑर्गेनिक है, कुछ भी केमिकल से रिलेटेड नहीं है, तभी उसे ग्रो कराया गया है पूरे साफ सुथरे तरीके से, मतलब नो केमिकल इंडल्जमेंट इज देयर। ठीक है, तब हम इस तरीके से इस मेथड्स को यूज करके पेस्टिसाइड का इंटेक को कम कर सकते हैं। चलो आगे चलो, अब हम लोग बात करेंगे कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, दैट इज ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन क्या है? O3 एक तरह का डेडली पॉइजन है, लेकिन जब हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में ये ओजोन प्रेजेंट होता है तो ये हमारे अर्थ के सरफेस को शील्ड करता है फ्रॉम द हार्मफुल एंड डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। हमारे सन से ना, सन जो हमारा सूरज है, तो वहां से बहुत सारे अलग अलग तरह के रेडिएशंस भी आते हैं, सनलाइट के साथ साथ उसके रेडिएशंस भी आते हैं। उसमें से सबसे हार्मफुल होता है यूवी रे, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ना हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, हमारे डीएनए में गड़बड़ी हो सकती है, हमें बहुत सारे तरह की बीमारियां हो सकती है, हमारा आईज अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, यूवी वाला चश्मा खरीदो, यूवी वाला चश्मा पहन के बाहर निकला करो, सनस्क्रीन लगाकर बाहर निकला करो। ये सब क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट होना है। और यूवी रेज अर्थ के सरफेस पर बहुत ज्यादा बल्क में ना पहुंच पाए, उसको रोकने के लिए ओजोन जो एक तरह का डेडली पॉइजनस सब्सटेंस है, O3 जिसका फॉर्मूला है, ठीक है, थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होकर हमारे अर्थ के सरफेस को शील्ड करता है। क्योंकि जब यूवी रेज उस पर पड़ेगी तो वो ब्रेक डाउन होगा,
ठीक है, वो ब्रेक डाउन होगा, लेकिन वो वहां अर्थ के सरफेस तक पहुंचने उसे नहीं देगा। तो यूवी रेडिएशन कॉज करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स जैसे कि स्किन कैंसर एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। Higher energy UV radiation splits some O2 into free oxygen atoms. They combine with O2 to form ozone. तो क्या होता है बेसिकली, जो यूवी रेडिएशन है ना, वो O2 को यानी ऑक्सीजन को फ्री ऑक्सीजन एटम्स में स्प्लिट कर देता है, और फिर O2 के साथ फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन जब होंगे तो O3 बन जाएगा। तब जब O3 बनेगा तो वही है ओजोन का फॉर्मेशन। ओजोन इसी तरह से फॉर्म भी हो रहा है, यूवी के हेल्प से फॉर्म भी हो रहा है, और अगर वो ओजोन ना हो तो यूवी डायरेक्टली नीचे पहुंच जाएगा हमारे अर्थ के सरफेस पर। यहाँ पर देखो O2 कहाँ से आया, हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन ही तो है बेटा, 78% क्या है, नाइट्रोजन है ना, और बाकी 1% हो गया नियॉन एंड हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इनर्ट गैसेस। तो O2 जब टूटेगा O+O में, तो यहाँ का O और दूसरा फिर O2 मॉलिक्यूल मिलकर O3 बना लेगा, और O3 क्या है, एक तरह से ओजोन का फॉर्मूला है, ओजोन ही है मतलब, ठीक है। सो ये हो गया ओजोन के बारे में। अब इन 1980s द अमाउंट ऑफ ओजोन बिगैन टू ड्रॉप शार्पली। 1980s के टाइम पर ना ओजोन का जो मात्रा है, का जो अमाउंट है, बहुत जल्दी से रैपिडली वो डिक्लाइन करने लग गया। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू द केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज की जाती है ना, जिससे बहुत जल्दी ठंडा होता है फ्रिज हमारा, उसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। एंड फायर एक्सटिंग्विशर ऑल्सो, फायर एक्सटिंग्विशर भी प्रेजेंट होता है CFC। तो in 1987 the United Nation Environment Program UNEP ने एक अग्रीमेंट बनाया जिससे हम CFC के प्रोडक्शन को फ्रीज कर सकते हैं at 1986 लेवल। इट इज नाउ मैंडेटरी टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर। तो अब जितने भी रेफ्रिजरेटर्स बन रही है, अब जितने भी फ्रिज बन रहे हैं, वो CFC फ्री बन रहे हैं, यानी कि उसमें जो गैस यूज जा रही है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता है। अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs, halons, etc. The size of ozone hole has reduced in recent years. ओजोन होल क्रिएट हो गया था 1980s के टाइम पर, और होल कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा चादर बिछी हुई है ओजोन की और उसमें छेद हो गया हो, होल हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। गैस की लेयर है ना, ओजोन क्या है, एक तरह की गैस है, वो गैस की लेयर, मोटी सी परत उस गैस की उस एटमॉस्फेयर के लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट होगी, और कुछ कुछ एरियाज में वहां पर हल्का 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 खत्म होने लगेगा, जिससे होल की तरह वो अपीयर करने लगता है। ओजोन तो वहां प्रेजेंट है पर बहुत कम लेयर्स में प्रेजेंट है, बहुत पतली सी परत है, जिसकी वजह से ऊपर से देखा जाए या नीचे से देखा जाए तो वो एक होल है, देख तो नहीं पाओगे, दैट कैन बी सीन ओनली बाय द सैटेलाइट फोटोग्राफ्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नाउ। अब हम लोग बात करते हैं गार्बेजेस के बारे में, वेस्ट के बारे में, कि कैसे हमें हमारे प्रोड्यूस किए हुए गार्बेज को मैनेज करना चाहिए और कैसे एक्चुअली मैनेज होता है। गार्बेज आर द अनवांटेड मटेरियल दैट पीपल हैव थ्रोन अवे। आप अपने घर का कचरा बाहर फेंकते हो या घर पे ही रखते हो, उसको सजा कर रखते हो और उसकी स्मेल को आनंद लेते हो। क्या करते हो आप लोग, ऑब्वियसली जैसे ही कचरा इकट्ठा हुआ उसको बाहर फेंक दिया। अब आपको मतलब नहीं है, आपका घर साफ है, आपका घर सुंदर है, स्मेल फ्री है, हर चीज अच्छी तरीके से हो रही है, बस उससे ज्यादा आपको कोई मतलब नहीं रहता है। In organisms, specific enzymes are needed to break down a particular substance. So, if we eat coal, we do not get energy. Similarly, bacteria or other saprophytes have no enzyme to break down artificial plastics. क्या मतलब हुआ इस पूरे लाइन का? अगर हम कोयले को खा लेना, तो कोयला तो कार्बन का ही एक तरह से एलोट्रॉप है, कोल क्या है, कार्बन ही तो है,
और कार्बन कार्बोहाइड्रेट में, दाल में, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट कार्बन प्रेजेंट होती है और कोयले में भी कार्बन प्रेजेंट होती है। तो क्या हमें कोयला भी खा लेना चाहिए? हम कोयला खाएंगे तो उसको पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। हर ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरह का एंजाइम सिक्रीट करती है कि वो जो चीज खा रही है वो ब्रेक डाउन करे और उसका न्यूट्रिएंट, उसका सब कॉन्स्टिट्यूएंट हमें हमारी बॉडी में मिले। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी खा लोगे। आप प्लास्टिक खाकर देखो, प्लास्टिक आप पहली बात तो खा ही नहीं पाओगे, और अगर उसे किसी तरह सॉलो भी कर लिया तो वो पेट में ही रह जाएगा आपके, आप वो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से बैक्टीरिया और वायरस जितने भी है, सैप्रोफाइट्स जितने भी हैं, जो भी बैक्टीरियाज हैं या जो भी डीकम्पोजर्स हैं, भी डीकम्पोजर्स पढ़ा ना, तो जितने भी डीकम्पोजर्स हैं उनमें किसी भी तरह की एंजाइम नहीं पाई जाती है जिससे वो इस आर्टिफिशियल मटेरियल का ब्रेक डाउन कर सके। आर्टिफिशियल मटेरियल क्या? प्लास्टिक्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसी चीजें ना कभी भी ब्रेक डाउन होती ही नहीं है। तो substances that are broken down by biological process are called biodegradable। अब जैसे मान लो सब्जियों के छिलके हो गए, फल के छिलके हो गए, कुछ भी घर का वेस्ट मटेरियल, किचन का वेस्ट मटेरियल है, वो सब कुछ ब्रेक डाउन हो सकता है बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक। ठीक है, दे आर नॉट मेड अप ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स, दे आर प्योर ऑर्गेनिक थिंग। तो फ्रूट, वेजिटेबल, लीव्स, मीट, पेपर, रबर एटसेट्रा, जितनी भी चीजें नेचुरल है, जो नेचुरली डिकम्पोज हो सकती है, जो आसानी से ब्रेक डाउन हो सकती है, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। एंड substances that are not broken down by biological processes are called non biodegradable substances। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास का बॉटल हो गया, कोई भी नायलॉन का फैब्रिक हो गया, दे आर इनर्ट। इनर्ट मतलब किसी के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, किसी भी एंजाइम के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, एंड परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब कि 1-2 महीना नहीं, हजारों लाखों साल तक वो परसिस्ट कर सकते हैं और मे हार्म द इकोसिस्टम। और जब इवेंचुअली उस यूज करते रहोगे, प्लास्टिक यूज करते रहोगे, एंड वो डिकम्पोज हो ही नहीं रहा है, वो जमा रह रहा है इसी दुनिया में, इसी एटमॉस्फेयर में, इसी सरफेस ऑफ द अर्थ में, तो एक टाइम आएगा ना कि जब वो जमा होते होते, एक्यूमुलेट होते होते पोल्यूशन कॉज करना शुरू कर देगा, प्लास्टिक पोल्यूशन कॉज करना शुरू कर देगा। तो प्लास्टिक है, ग्लास है, नायलॉन है, एटसेट्रा, दिस कैन नेवर गेट ब्रेक डाउन इजीली। ये इजीली ब्रेक डाउन तो नहीं हो सकते, इसे भले ही फैक्ट्रीज वगैरह में प्रोसेस किया जाए एंड इसका फिर कुछ रीयूज किया जाए, ये एक बार प्लास्टिक इस दुनिया में बन चुका ना, तो फिर वो प्लास्टिक परसिस्ट करेगा कई हजार साल तक और वो खत्म नहीं होगा। आप ये कर सकते हो कि एक बाल्टी है प्लास्टिक का, उसको गलाकर आपने कुछ और ही प्लास्टिक का बना लिया, मान लो चेयर बना लिया। अब चेयर यूज होते 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 जब टूट गया चेयर, फिर उसको गला के, उसको मेल्ट करा के कुछ और बना दिया प्लास्टिक का। ये सब चीजें हो सकती है, पर एक बार प्लास्टिक बन गई तो बन गई, उसके बाद यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ दैट मटेरियल एवर। ठीक है, सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या क्या हो जाएंगे? ग्लास का बॉटल हो जाएगा, प्लास्टिक बैग्स हो जाएंगे, प्लास्टिक कंटेनर्स है, प्लास्टिक सोडा बॉटल है, नायलॉन फैब्रिक है। दी एवरेज टाइम क्या है ब्रेक डाउन होने का? देखो यहाँ पर देख लो ध्यान से, ग्लास का बॉटल 500 साल तक ले सकता है उसे डिकम्पोज करने के लिए, प्लास्टिक बैग्स 10 से 20 साल में डिकम्पोज होंगे, प्लास्टिक कंटेनर 50 से 80 साल में ब्रेक डाउन कर पाएंगे, प्लास्टिक सोडा बॉटल 450 साल, इतने में पता नहीं कितनी जनरेशंस आकर निकल जाती है। नायलॉन फैब्रिक 30 से 40 साल में धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे। तो दैट मीन्स कि अगर ये परसिस्ट कर ले गए, और ऐसा तो है नहीं कि एक बार में थोड़ा सा ही प्लास्टिक बना, हर दिन फैक्ट्रीज में प्लास्टिक के बहुत सारे सामान बनते जा रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है डिकम्पोज होने में। नाउ डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स, तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जितना भी डिस्पोजेबल
प्लास्टिक कप है, प्लेट है, जितना भी चीज आप बाजार से लेके आते हो ना, घर में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, दावत है या कुछ है, तो उतनी प्लेटें कहाँ से आएगी? डिस्पोजेबल वाला लगा दो, बिछा दो, सब लोग खाएंगे एंड उसको फेंक दिया जाएगा। वो फेंक तो दे रहे हो आप, लेकिन वो जा कहाँ कहाँ पे रहा है, वहां कहाँ पे डंप हो रहा है, और वहां पे कितने सारे लोगों का वही प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो चुका है, यू हैव नो आइडिया। सो एक अल्टरनेटिव हो सकता है इसका कि हम कुल्हड़ यूज कर सकते हैं। कुल्हड़ क्ले से बना हुआ कप होता है, क्ले मिट्टी, ठीक है, उससे बना हुआ कप होता है, तो मिट्टी में मिल जाएगी इवेंचुअली, बट मेकिंग दीज रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल। तो इससे हमारा टॉप सॉइल भी तो मिसयूज हो रहा है। टॉप सॉइल बनने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है, कितने सालों में एक एक लेयर ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बन पाती है, और उसको हम निकाल कर कुल्हड़े बना रहे हैं, और आप एक बार में चाय की चुस्की लेकर उसको तोड़ के फेंक दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एक डीमेरिट हो जाता है। नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर यूज्ड, इट इज बेटर देन प्लास्टिक कप्स बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिंक्स। डिस्पोजेबल पेपर वाला नेस्कैफे लिखा हुआ होता है, उसमें याद है, कुछ कुछ याद आ रहा है, कभी देखा है उसे? तो पेपर कप्स जितने भी हैं डिस्पोजेबल, वो हम एक अच्छे ऑल्टरनेटिव की तरह यूज कर सकते हैं उसे, कुल्हड़ के जगह पे भी और डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स के जगह पर भी, ठीक है। तो वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ड्रिंक की क्वालिटी को भी वो हार्म नहीं करता। देखो इस तरीके का, ऐसा वाला IRCTC का यहाँ पर दिखा रहा है, पर नेस्कैफे का भी वो आ जाता है। चलो अब हम लोग ई वेस्ट के बारे में बात करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वेस्ट जितने भी है ना, वो इंक्लूड करेंगे आपके मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। अभी कभी भी आप लोगों ने सोचा है, इतने साल हो गए आपको अपने घर पे रहे, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हुआ उसे आपने कहीं पे फेंका या कुछ भी किया उसके साथ, आपने कभी सोचा है कि वो इवेंचुअली जा कहाँ रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसमें मेटल्स हैं, उसमें रबर्स है, उसमें बहुत हार्मफुल चीजें भी हो सकती है, वो हजार्डस हो सकता है। सो दे कंटेन डेंजरस केमिकल्स जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, बेरियम, लिथियम। ये हमारे ब्रेन को, हार्ट, लिवर, किडनी और स्केलेटल सिस्टम को डैमेज कॉज कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमें मैनेज करनी होगी। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है बच्चों वन शॉट आपके आर एनवायरमेंट का। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। अगर कहीं पर भी कुछ रह गया हो, आपको ऐसा लगता हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। अगर ये वन शॉट वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट में मुझे जरूर बताना पूरे लेक्चर के दौरान आपको किस किस चीजों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया, या कहाँ कहाँ पर डाउट आया, या जहां पर भी बीच में मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा हो तो उसका आंसर जरूर दे देना। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे हम लोग अगले वन शॉट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।